नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। और आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अबॉर्शन से संबंधित है और मैरिटल रेप से संबंधित है। और इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं करप्शन से संबंधित है, उन पे बात करेंगे। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण न्यूज है और महिलाओं के अधिकार को एम्पावर करने वाली न्यूज है। अभी तक बैकग्राउंड की बात करें तो अभी तक सरकार एक मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 लेके आई थी। उसमें क्या किया गया था, सरकार ने 20 से बढ़ाकर 24 वीक तक आप अबॉर्शन करवा सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें केवल जो मैरिड वुमेन थी उनको 20 वीक तक अबॉर्शन, सॉरी मैरिड वुमेन थी उनको 24 वीक तक अबॉर्शन की अनुमति थी। लेकिन जो अनमैरिड वुमेन थी और भी जो सिंगल वुमेन थी और भी जो मतलब कि बायोलॉजिकल वुमेन थी और जो कि मतलब कि बायोलॉजिकल नहीं है, वो उनको केवल 20 वीक की अनुमति थी। तो कुछ महिलाओं ने कहा कि ये तो माय लॉर्ड भेदभाव हो रहा है, इसको भेदभाव को दूर करने के लिए आप कुछ कीजिए। तो महिलाओं ने कहा कि अनमैरिड जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो केवल 20 वीक की लिमिट है उनके पास, इस मतलब कि इस समय में ही वो अबॉर्शन करवा सकती हैं। जबकि अन्य महिलाएं हैं उनके पास 24 वीक की लिमिट है, उसमें वो क्या करवा सकती हैं, अबॉर्शन करवा सकती हैं। और ये प्रावधान मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 1971 या जो अभी हाल ही में संशोधन हुआ 2021 में है, जो कि मैरिड वुमेन को अलाउ करता है। और 2021 में आप मैरिड और अनमैरिड वुमेन के मध्य क्या करते हो, भेदभाव करता है ये एक्ट। और जो कि सिंगल वुमेन है वो भी 20 वीक से ज्यादा अबॉर्शन नहीं करवा सकती। और जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 के तहत जो विधि के समझ समानता की बात करता है उसके अनुसार भी नहीं है, तो ये भी क्या करता है, उल्लंघन करता है। तो माय लॉर्ड आप इस पे देखिए। तो माय लॉर्ड ने कहा कि राइट टू सेफ और लीगल अबॉर्शन 24 वीक में, अगर आपकी प्रेगनेंसी को 24 वीक हो गए हैं तो वो अनमैरिड वुमेन और सिंगल वुमेन भी अब क्या करवा सकती हैं, अबॉर्शन करवा सकती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या करता है, राइट टू एवरी वुमेन को बढ़ावा देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब क्या हो गया है, ऑल जितनी भी वुमेन है वो सेफ और लीगल अबॉर्शन करवा सकती है। कितने वीक तक, 24 वीक तक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। अब संविधान में क्या है, संविधान का आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ वो बोलता है, प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ बोलता है, चाहे वो मैन की हो या फिर वुमेन की हो। और आर्टिकल 51A जो कि मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और महिलाओं से जो संबंधित जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आर्टिकल क्या बोलता है, 51A बोलता है, तो इससे संबंधित भी है। बेंच ने कहा, माय लॉर्ड ने कहा कि जो प्रेगनेंसी है वो महिलाओं का राइट है, सोल राइट है। इसके माध्यम से वो उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर सकती हैं। और अगर हम इन दोनों में भेदभाव करेंगे तो इससे क्या होगा, स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, मतलब कि रूढ़िवादिता को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और महिलाओं को अपना जीवन जीने की क्या है, ऑटोनॉमी है। वो अपना जीवन स्वयं, अपने जीवन जीने के तरीके में स्वयं निर्णय लेने में क्या है, सक्षम है। अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है वो इसमें क्या कर सकती है, अपना डिसीजन स्वयं लेने में सक्षम है। अगर कोई महिला अनवांटेड प्रेगनेंसी ले लेती है और उसके बाद लीगल के तहत वो अबॉर्शन नहीं कर पाती है तो उसके कई खास स्केडिंग इफेक्ट होते हैं।
जैसे उसका एजुकेशन प्रभावित हो सकता है, उसका कैरियर प्रभावित हो सकता है और उसका मेंटल हेल्थ प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है, अनवांटेड प्रेगनेंसी महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। और महिलाओं का जो प्रजनन से संबंधित जो अधिकार है, रिप्रोडक्टिव जो ऑटोनॉमी है, वो भी इसके तहत है। तो इसलिए हम उसको बाध्य नहीं कर सकते, सभी महिलाएं एक हैं, तो कानून में हमें विधि की सभी समानता की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हिस्ट्री की बात करते हैं हम। अबॉर्शन हमारे यहाँ लीगल था 1971 से ही, लेकिन इसमें क्या हुआ, अबॉर्शन के बहाने लड़का और लड़की में भेदभाव करने के लिए, मतलब कि जो मेल चाइल्ड की चाह है उसको प्राप्त करने के लिए जो डॉटर चाइल्ड है उनका अबॉर्शन किए जाने लगा। तो इससे जो लीगल जो प्रोविजन था उसका दुरुपयोग होने लगा। तो सरकार ने क्या किया, इसमें और स्ट्रिक्टनेस लेके आए और इसको, मतलब कि इसमें कठोर प्रावधान किए ताकि महिलाओं जो बच्चियां हैं उनका अबॉर्शन ना हो सके, और लोग हैं जो महिलाओं को, बच्चियों को ना मार सकें, इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज की स्थिति में हम काफी जो लिंग अनुपात है, जेंडर रेशियो है, वो काफी लगभग हमने इंप्रूवमेंट की दिशा में काम किया है। अभी हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया, उसमें कहा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की। तो मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट 1971 आया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन 2021 में किए गए। ये केवल जो मैरिड वुमेन थी उस पर अप्लाई होता था, ये भी मैरिड वुमेन पे अप्लाई होता था, लेकिन इसमें अनमैरिड वुमेन को भी शामिल किया गया। अनमैरिड वुमेन इसमें 20 वीक तक थी और जो मैरिड वुमेन थी उसमें 24 वीक तक थी। तो महिलाओं ने कहा कि ये तो गलत बात है, तो इसको अनमैरिड वुमेन को भी अब क्या किया गया है, 24 वीक का अबॉर्शन का राइट मिल गया है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, अगर आपको 24 वीक में आपको अबॉर्शन करवाना है, सॉरी, अगर आपको 20 वीक में आपको अबॉर्शन करवाना है तो आपको एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। 20 से 24 वीक में अबॉर्शन करवाना है तो आपको दो डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता है। और अगर आपको 24 वीक से अधिक अगर आपको अबॉर्शन करवाना है तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो अप्रूवल देगा कि अगर ये अबॉर्शन अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपकी जान के लिए क्या होगा, खतरा होगा। अगर आप इस सारे प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो आपके पास फाइन भी लगेगा और 1 साल की आपको सजा भी हो सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप 20 और 24 था, अब 20 नहीं रहा है, अब क्या हो गया है, 24 रहा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, कारण क्या है टर्मिनेशन कराने के, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा था कि भारत में पुत्र चाह ज्यादा है, इसलिए लोग क्या करवा लेते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं। मतलब कि मेल्ड चाइल्ड की चाह में फीमेल चाइल्ड का क्या करवाते हैं, अबॉर्शन करवाते हैं, जिसको हम भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो ये 2.1% कारण है फीमेल अबॉर्शन करवाने का। हमारे देश में गरीबी और कुपोषण से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो बड़ी फैमिली हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक जो आर्थिक कारण है उसके कारण भी क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा लेते हैं, और ये रीजन 3.4% है। और हस्बैंड की अनविलिंग होती है, मदर इन लॉ की अनविलिंग होती है, तो व्यक्ति अबॉर्शन करवा लेते हैं, 4.1% ये रीजन है। कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं कई, तो 9.1% कॉम्प्लिकेशन, मतलब कि हेल्थ संबंधी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, तो 9.1% कॉम्प्लिकेशन कारण है। यंग, अगर कोई यंग लास्ट चाइल्ड है तो वो भी क्या है, अबॉर्शन का कारण है। हेल्थ रीजन है तो ये भी क्या है, अबॉर्शन का कारण है। अदर्स रीजन भी है। और 47.6% क्या है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये भी क्या है, अबॉर्शन का कारण है। तो सबसे बड़ा कारण क्या है, 47.6% अनप्लान्ड। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये अबॉर्शन कहाँ होते हैं, सबसे ज्यादा प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलते हैं, 52.9%, होम में 26.2%, पब्लिक हेल्थ सेक्टर में 20.3%, अदर में 0.6%।
डॉक्टर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सेल्फ, फिर नर्स, फिर फ्रेंड या रिलेटिव या फिर अदर संबंधित अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इस डेटा को हम अब किसी मेंस की क्वेश्चन में कोट कर सकते हैं। 24 देश ऐसे हैं जहां पे अबॉर्शन करवाना इलीगल है, और इनमें कुछ है सेनेगल, मोरिताना, इजिप्ट, लाओस, फिलीपींस, होंडुरास, पोलैंड और एल सल्वाडोर आदि। यूएस, कनाडा, यूके में तो अबॉर्शन करवाना एक लीगल है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अधिकांश देशों में 24 वीक हमको देखने को मिलता है, तो इसलिए हमने 2021 में संशोधन किया ताकि ग्लोबल स्टैंडर्ड पे हम क्या हो पाए, सेट हो पाए। तो ये हमने पढ़ा अबॉर्शन से संबंधित। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं कि मैरिटल स्टेटस क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो 2/3 मैरिड वुमेन होती हैं और जिनकी एज 15 से 49 ईयर तक की होती है, उनको पीटा जाता है, उनके साथ फोर्सफुली मतलब कि फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है। और ये यूएन पॉपुलेशन फंड की ये रिपोर्ट आई, उसमें इस बात सामने आई। 5 में से 1 मैन फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाता है। तो हमारे देश में 104 कंट्री ऐसी हैं जहां पे जो मैरिटल रेप है उसको क्या किया गया, उसको इलीगल कर दिया, उसको अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया। लेकिन इंडिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान, चाइना में ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप मैरिटल रेप करते हैं, अगर आप फोर्सफुली फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो ये क्या है, एक मैरिटल रेप है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब हमारे यहाँ क्या हो गया है, मैरिटल रेप अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दोनों टॉपिक हमने पढ़ लिए। अच्छा, इसकी जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो क्या होंगे। नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति में जो परिवार नाम की संस्था है उसका टूटने का खतरा है, और जो जॉइंट फैमिली है वो भी टूटने का खतरा है। पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, ये होगा कि महिलाओं को आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का, लाइफ विथ डिग्निटी वाली बात होगी, सोशल एम्पावरमेंट होगा। तो ये सारी बातें हैं, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब एक न्यूज हाल ही में चर्चा में आई, आईएएस ऑफिसर है, इनको तो आप जानते ही होंगे। इनने अपने हस्बैंड को कैश में कई करोड़ रुपए दिए हॉस्पिटल को बनाने के लिए रांची में। तो इसलिए ये शब्द चर्चा में है, करप्शन। करप्शन इन सिविल सर्विस। तो इसके कारण क्या है, निदान क्या है, इंपैक्ट क्या क्या होते हैं, तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपका टॉपिक संपूर्ण रूप से क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करप्शन क्या है। करप्शन एक डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। मतलब आप ईमानदारी पूर्वक किसी लॉ के प्रति व्यवहार नहीं कर रहे हैं, किसी कानून के प्रति व्यवहार नहीं कर रहे हैं आप। करप्शन यही नहीं है कि आप ब्राइब ले रहे हैं, करप्शन ये भी है कि आप 10 से 5 नहीं जा रहे हैं, तो ये क्या है कि नैतिक, मॉरल करप्शन है। आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक मॉरल करप्शन। आप किसी से आप किसी का काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, डिले करप्शन है। तो वे बहुत सारी है। आप अपनी पोजीशन का गलत उपयोग करते हैं, तो ये भी क्या है, करप्शन है। आप पोजीशन का पब्लिक हित में, वो जो सार्वजनिक हित में उपयोग करने की बजाय निजी लाभ उससे उठाते हैं, तो ये भी क्या है, करप्शन है। आप सरकार की गाड़ी का उपयोग अपने पर्सनल हितों को सर्व करने के लिए करते हैं, तो ये भी क्या है, करप्शन है। और आपकी कथनी और करनी में क्या है, आपको विभेद देखने को मिलता है, तो ये क्या है, व्यवहारिक रूप से आप करप्ट होते हैं। आप कहीं से गिफ्ट लेते हैं, आप डबल डीलिंग करते हैं, आप टेबल के नीचे से कुछ और लेते हैं, तो ये भी क्या है, करप्शन है। तो भारत की रैंक 180 में से 85 है, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी हुआ। और इसको कौन जारी करता है, आप कमेंट करके बताना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 इसको किसने जारी किया और कौन सी संस्था इसको जारी करती है। रीजन क्या है, सबसे पहले हमारे रीजन देखने को मिलते हैं सोशल सामाजिक और नैतिक रीजन है, सोशल और एथिकल रीजन है। हमारे देश में वैश्वीकरण आया 1991 के बाद, तो व्यक्तिवाद बढ़ा और उपभोक्तावाद बढ़ा।
तो लोग अधिकांश उपभोक्तावादी वस्तुओं को परचेज करने की अंदर चाह होती है। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी है तो लोग चाह नहीं कर पाते, उन चीजों को खरीद नहीं पाते, उपभोक्तावाद संस्कृति को जी नहीं पाते। तो लोगों के अंदर अतिरिक्त जो आय सृजन का स्रोत उनके पास अगर नहीं होता है तो वो अपने मतलब कि अपने अपने नियम और कानून का गलत उपयोग करके क्या करते हैं, अतिरिक्त संसाधनों का सृजन करते हैं जो गलत तरीके से आता है। सामाजिक भेदभाव हमको देखने को मिलता है उनके मध्य। अच्छा, एक बात और है, अगर कोई व्यक्ति पैसे वाला है और वो करप्ट तरीके से पैसे वाला है तो समाज में उसको कोई अस्वीकार नहीं करेगा, उसको स्वीकार करेंगे। तो ये कारण है कि समाज के द्वारा करप्शन को अस्वीकार नहीं किया जाता, समाज के द्वारा करप्शन को क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम समाज के लोग क्या करते हैं, करप्शन वाले व्यक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, बोलते हैं कि वो तो बहुत बड़ा पैसे वाला इंसान है और उसके पास तो पैसा ही पैसा है। और पर उनको ये मतलब नहीं है, उनको पता भी है पैसा कहाँ से आ रहा है, तब भी उसकी वो क्या करते हैं, इज्जत करते हैं। उसका बहिष्कार करने की बजाय क्या करेंगे, उसका स्वीकरण करेंगे। तो इस बात का ये भी एक कारण है। और भी महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो वैल्यू आधारित नहीं रहा। हम वैल्यू को उनके ऊपर थोपते हैं और हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ईमानदारी, अनुशासन और जो प्रतिबद्धता है उसको देखने में कमी मिलती है। तो इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये भी एक क्या है, कारण है। इकोनॉमिक कारण क्या है, हमारे देश में जो अधिकांश सेक्टर है वो इनफॉर्मल देखने को मिलता है, असंगठित क्षेत्र का। तो लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसों की कमी होती है तो वो इलीगल तरीके से साक्षरता की कमी होती है। लोग क्या करते हैं, अपना काम करवाने के लिए पैसे देते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की कमी है, कोई फाइल को अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो आपको उसके पास पैसे देने पड़ेंगे। और अधिकांश हम लोगों को असमानताएं देखने को मिलती हैं। तो ये भी क्या है, करप्शन का कारण है। दूसरा कारण राजनीतिक है। राजनीतिक कारण क्या है कि चुनाव में आप देखेंगे अधिकांश धन और बल का, अधिकांश ब्लैक मनी का यूज होता है। तो ये ब्लैक मनी कहां से आती है, करप्शन से आती है। और जो भी राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है तो उससे ब्लैक मनी बढ़ रही है, और ब्लैक मनी बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। और जो हमारा इलेक्शन में सुधार करने की आवश्यकता है, तो एक इलेक्शन में जो जो बाधाएं हैं तो वो भी क्या है, करप्शन का कारण है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है और घृणित पूंजीवाद हमको देखने को मिलता है, क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है। मतलब कि शासकीय सेवक और राजनीतिक आपस में मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। प्रशासक को राजनेता की स्वीकृति होती है और राजनेता को प्रशासक की स्वीकृति होती है। दोनों में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न सिचुएशन होती है तो दोनों क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। प्रशासनिक कारण यह है कि हमने पॉलिटिक्स का क्या कर दिया है, अपराधीकरण कर दिया है, और ब्यूरोक्रेसी का क्या कर रहे हैं, हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। तो उनको राजनीति में उतरने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए वो क्या करेंगे, अतिरिक्त आय सृजन करेंगे। अतिरिक्त आय सृजन कहां से आएगी, करप्शन से आएगी। तो ये भी कारण है। और अभी भी हमारे देश में जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जो उपनिवेश ब्रिटिश काल के माइंडसेट है कि लोगों के पोषक बनने की जगह हम क्या बने, शोषक बने। लोगों की सेवा करने की जगह हम क्या करें, उन अपनी सेवा करें। लोगों का कल्याण करने की जगह क्या करें, अपना कल्याण करें। तो ये भी क्या है, एक भी माइंडसेट है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। हमने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म नहीं किए हैं। हमने अभी भी हमारे देश में जो पब्लिक सर्वेंट हैं उनका वेजेस प्राइवेट सेक्टर के अपेक्षा कम है, उनकी ग्रोथ कम है। और अगर कोई ईमानदार व्यक्ति काम करता भी है तो किसी करप्ट व्यक्ति के अंदर काम करता है तो धीरे धीरे वो भी उसके अंदर वो वैल्यू जो मूल्य आधारित जो सिस्टम लेके आया था वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। और हमारे देश में जो न्याय में देरी होती है तो वो भी क्या है, करप्शन का कारण है। और हम लोगों की समस्याओं का टाइमली क्या नहीं कर पा रहे, निदान नहीं कर पा रहे। तो ये भी क्या है, करप्शन का कारण है। ठीक है, तो हमने करप्शन का कारण पढ़ लिया। तो आप यहां से एक बार देखना, हमने इसको डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब इसके इंपैक्ट क्या होंगे। अगर मान लो समाज में भ्रष्टाचार होगा तो आप सामाजिक न्याय स्थापित कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे तो सामाजिक न्याय स्थापित नहीं होगा, लोक कल्याण स्थापित नहीं होगा। और संविधान के मूल है कि हम लोक कल्याण करें, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दें लोगों को, तो वो क्या होगा, बाधित होगा। और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे उनके आदर्शों का हम क्या कर रहे हैं, उल्लंघन करेंगे। पुलिस सिस्टम भी, अगर करप्शन है तो पुलिस सिस्टम में जो इन्वेस्टिगेशन है तो वो भी क्या होगी, उसमें डिले होगा। अगर अधिकांश हिस्सा अगर आप करप्शन में लोग खा लेंगे उस पैसे को, तो जो हेल्थ सिस्टम है वो हमारा खराब होगा, हाइजीन रहेगी तो बहुत सारी महामारियों को हम टैकल करने में असमर्थ होंगे, जैसा कि हमने कोविड-19 में देखा। बहुत सारे डॉक्टरों ने, अधिकांश डॉक्टरों ने अच्छा काम किया, बहुत सारे डॉक्टरों ने मरीजों का लाभ उठाकर मनमाने तरीके से बिल लिए, तो भी क्या है, करप्शन है। और अगर करप्शन होता है तो लोग क्या करते हैं, जो ऑफिशियल होते हैं उसके डिसरिगार्ड करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, सरकार में उनका विश्वास खो जाता है, समाज में असमानता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, पर्यावरण का क्षरण होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ग्रो में देरी नहीं होती, लैक ऑफ डेवलपमेंट होता है, ब्लैक मनी बढ़ती है, लोग भुखमरी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, पॉल्यूशन बढ़ता है, साक्षरता का नहीं बढ़ती और अपराध बढ़ता है। तो ये करप्शन के क्या है, आप जिस डायरेक्शन में सोचोगे वहां पे आपको कंसिक्वेंस इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। तो हमको करना ये चाहिए कि जितनी भी बुराइयां हैं उनको हम दूर करें, चाहे वो संवैधानिक तरीके से हो, चाहे वो डायलॉग के तरीके से हो, चाहे वो ट्रेनिंग के तरीके से हो, चाहे वो कानून के तरीके से हो। सॉरी। तो इंडिया ने कुछ, भारत सरकार ने कुछ कानून लेके आए हैं। सबसे पहला कानून तो इंडियन पीनल कोड 1860, फिर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988 जो 2019 में संशोधन किया गया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010, कंपनी एक्ट 2013, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये लेके आए। और सरकार ने मिशन कर्मयोगी लेके आए, इसमें सिविल सेवकों की ट्रेनिंग की जाती है और कहा जाता है कि आपको काम करना है पीपुल सेंट्रिक, लोगों की समस्याओं को निदान करना है, ना कि अपनी समस्याओं का। ठीक है, तो आपको लोक सेवा करना है, जन कल्याण करना है, तो इसलिए मिशन कर्मयोगी सरकार लेके आई। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा करप्शन। अब आगे की बात करते हैं। यूनेस्को ने क्या किया है, हाल ही में जो 50 हमारे आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल हैं, जैसे चंदेरी हुआ, महेश्वरी हुआ, और भी अदर टेक्सटाइल हैं, उनको एक हैंडमेड फॉर द 21 सेंचुरी सेफगार्ड एंड ट्रेडिशनल इंडियन टेक्स की लिस्ट में शामिल किया है। और इस लिस्ट में शामिल होने से क्या होगा, उनको उनको मतलब कि उनको ग्रोथ करने की स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर की जाएंगी और उनका संरक्षण किया जाएगा, ताकि वो अपने यहाँ क्या कर सकें, ग्रोथ कर सकें। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ टेक्सटाइल शामिल हैं, जैसे टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुंगड़ी जो तमिलनाडु से संबंधित है, हिमरो वीव्स जो हैदराबाद से संबंधित है, बांदा टाई और ड्राई वीव जो संबलपुर से संबंधित है, कुंबी वीव्स जो गोवा से संबंधित है, और मसेरू वीव जो और पटोला जो गुजरात से संबंधित है, हिमरू महाराष्ट्र में भी देखने को मिलती है, गरड कोयरेल ये आपकी वेस्ट बंगाल से, इकल और लोम्बड़ी और बंजारा एम्ब्रॉयडरी जो कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, और ये सारी हैं। और हमारे यहाँ जो मेनली जो इंडियन टेक्सटाइल देखने को मिलता है वो एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल देखने को मिलता है, जिसमें फुलकारी और चिंकारी देखने को मिलता है। रेसिस्ट ड्राई टेक्सटाइल देखने को मिलता है, जिसको बांधनी और इकत देखने को मिलता है। प्रिंटेड देखने को मिलता है, जिसमें कलमकारी और बागरू प्रिंट देखने को मिलता है। हैंड वूमेन प्रिंट देखने को मिलता है, जिसमें बनारस और बोरोकेट्स और कश्मीरी शॉल हमको देखने को मिलती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 50 को शामिल किया गया है। और आपको स्पेशली कुछ पेंटिंग का नाम, कुछ जो टेक्सटाइल है उसका ध्यान रखना है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आपके यहाँ पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आर्ट और कल्चर में। इंडिया का जो टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 27% यहाँ से आता है, और 3% जीडीपी में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। और भारत की कुछ महत्वपूर्ण जो टेक्सटाइल हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो, चंदेरी मध्य प्रदेश क्या है, ठीक है, चंबा रूमाल हिमाचल प्रदेश का है, टांगा सिक्किम का है, ठीक है, और कांजूबरम ये आपका तमिलनाडु का है।
और कसौटी आपका कर्नाटक का है। तो आप इसको एक बार पॉज करके सारा जितना भी टेक्सटाइल है आप उसको देख लेना, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और प्रश्न यहाँ से बनते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। महात्मा जो मनरेगा स्कीम है उसमें कुछ स्टेट क्या कर रहे हैं, फंड का मिसयूज कर रहे हैं। सम स्टेट क्या कर रहे हैं कि जो मनरेगा स्कीम के तहत जो फंड दिया जाता है उसके तहत जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर रहे हैं, मतलब कि उसको जनरेटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। जबकि इसमें प्रावधान ये है 60% जो स्कीम का एलोकेशन है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर एक्टिविटी के लिए खर्च होगा, और 40% जो इसका फंड का पार्ट है वो जो अवसंरचना से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज संबंधित है, बेस से संबंधित के लिए उपयोग हुआ। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। जबकि राज्य क्या कर रहे हैं, इस प्रोविजन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं कि मनरेगा क्या है। मनरेगा को 2005 में लाया गया, पीपुल सेंटर्ड है। इसके तहत जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाता है 100 दिन का। अगर कोई विशेष आपदा है, कोई संकट की स्थिति है तो 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। और इसमें कौन शामिल होता है, जो अनस्किल्ड जो मैनुअल वर्क होता है वो शामिल होता है। और करता कौन है, ग्राम सभा सारा काम करती है। और 15 दिन के अंदर अगर एप्लीकेशन के अंदर आपको रोजगार नहीं दिया गया ग्राम सभा ने, तो आपको एक भत्ता मिलेगा जिसको बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और इसके अंदर वही सारी चीजें कि नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, इंडिविजुअल असिस्ट वनरेबल सेक्शन के लिए किया जाता है, कॉमन जो अवसंरचना से संबंधित काम है जैसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसके अंदर किया जाता है, और जो ग्रामीण जो अवसंरचना है उसका निर्माण करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अभी हमने पिछले डिस्कशन में पढ़ा कि वायु एक जलदूत ऐप लॉन्च किया गया है, इसके अंतर्गत जो भी मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसका जानकारी एकत्रित करना है, वो सारा काम किसके अंतर्गत किया जाएगा, मनरेगा के तहत, ठीक है। चलो, अब एक डिस्पाइट एक सोलर जियो इंजीनियरिंग होती है। एक्चुअली क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कुछ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक हैं जो अक्सर चर्चा में रहती हैं और यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सोलर जियो इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि सोलर सोलर जो रेडिएशन है हम उसका क्या करें, मैनेजमेंट करें, ताकि जो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, कम हो। कम होने का मतलब है कि जितना जो टेम्परेचर जो सूर्य से जो रेडिएशन आ रही है उसको हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, परिवर्तित कर सकें। बात समझना, क्या कर सकें, परिवर्तित कर सकें। अगर ज्यादा से ज्यादा परिवर्तित होगी तो अर्थ को जो टेम्परेचर मिलेगा वो कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो बढ़ेगा वो क्या होगा, कम बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ टेक्निक होती हैं, जैसे एक होती है स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसेल इंजेक्शन। इसमें कुछ एरोसोल होते हैं या सल्फर के कण होते हैं, इसमें इसको हम इंजेक्ट करते हैं अपर वायुमंडल में, और वहां से क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो टेम्परेचर ये होता है ये हमें जमीन पे हमारे अर्थ की सरफेस पे नहीं आ पाता है, तो इससे क्या होता है, कूलिंग हो जाती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम क्या करते हैं, साल्ट वाटर को स्प्रे कर देते हैं अबव द सी। अगर हम इसको स्प्रे करेंगे तो एक न्यूक्लियस की तरह काम करेंगे और संघनन का कार्य करेंगे, और इससे क्या होगा, बादल का निर्माण होगा। और बादल क्या होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो वहां से अगर सोलर रेडिएशन आएगा तो इनके द्वारा अधिकांश जो सोलर रेडिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तो हमारे अर्थ सरफेस पर जो सोलर रेडिएशन है वो नहीं आएगा, ठीक है। एक टेम्परेचर है। तो इनका जो उद्देश्य होता है कि अल्बीडो को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा। अल्बीडो का मतलब होता है कि सन से सोलर रेडिएशन आया, अर्थ के सरफेस पे टकराया, और उसको हमने अधिकांश परिवर्तित हो गया। अभी हमको देखने को मिलता है 35% अल्बीडो है, मतलब कि 35% जो सोलर रेडिएशन है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है हमारे अर्थ की सरफेस से, ठीक है। अब
हम क्या करेंगे, इसको ओसिन में क्या लगा दें, मिरर लगा दें, तो उससे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हम अपनी छतों की, जो घरों की छतें उनको व्हाइट पेंट से पेंट कर दें तो इससे भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अधिकांश चिकनी छत बनाएं और व्हाइट बनाएं, तो जो लाइट कलर है उनका उपयोग करें, तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो इन टेक्निक को बोलते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक अन्य टेक्निक होती है कि स्पेस में हम शीशे लगा दें, ग्लास लगा दें, तो स्पेस के द्वारा ही जो रेडिएशन आएगा तो वो वापस चला जाएगा, तो हमारे अर्थ सरफेस पे नहीं आ पाएगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अब इसके कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी होंगे, नेगेटिव में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। अब हमने आगे चलते हैं। सरकार ने मैंडेटरी किया है कि 1 अक्टूबर मतलब कि 2023 से 6 एयर बैग गाड़ी में होने चाहिए, ये मैंडेटरी है। और इसके लिए सरकार क्या करेगी, सेंटर मोटर व्हीकल रूल 1989 को अमेंड करेगी। और जो एयरबैग बनते हैं हमारे, जो एक लाइन ऑन टेक्सटाइल होता है उसके माध्यम से बनते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाइब्रिड पावर प्लांट चर्चा में है, अडानी ग्रीन जो एलटीडी है वो हाइब्रिड पावर प्लांट लगाएंगे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्लांट होगा, जिसमें 60 मेगावाट सोलर एनर्जी होगी और 150 मेगावाट वाइंड एनर्जी होगी, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। हाइब्रिड का मतलब है दो या दो से अधिक क्या करें, एनर्जीज का एक साथ क्या करने, उसको इंटीग्रेटेड कर दें, तो उसको क्या कर देंगे, हाइब्रिड पावर प्लांट बोलते हैं। अब ये न्यूज तो आपने सुनी होगी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला नेचुरल गैस टर्मिनल बनाया है, कहाँ पे, भावनगर में, जो कहाँ है, गुजरात में। इसको 2026 से अब ऑपरेट किया जाएगा और इसको पीपीपी मॉडल पे बनाया जाएगा। और इसको, इसमें जो कैपेसिटी है 1.5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी रखी जाएगी, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट है और पहला भी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होती है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, किसी मोबाइल आपने लिया होगा तो डिब्बे पे आपको आईएमआई नंबर देखने को मिलेगा। सरकार ने कहा है चाहे भारत में मैन्युफैक्चर होते हों मोबाइल, या आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, या भारत में इंपोर्ट करके आप असेंबल करते हो, तो जो IMEI नंबर है आप उसका क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है। इससे क्या होता है कि हम किसी मोबाइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और आप चाहे वो GSM हो, WCDMA फोन हो, आइडेन फोन हो, या फोन हो या सैटेलाइट फोन हो, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और IMEI नंबर, अगर सिंगल सिम फोन है तो उसको सिंगल IMEI नंबर होगा, अगर डुअल सिम है तो उसमें डुअल IMEI नंबर होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। पिनाका मल्टी, जो हमारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, हम आर्मेनिया को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण दो चीजें हैं, हम पिनाका के बारे में पढ़ लें और आर्मेनिया के बारे में पढ़ लें। ठीक है। पिनाका एक्चुअली क्या है, एक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसको आर्म्ड रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिश ने, और जो कि DRDO की एक ब्रांच है, एक मतलब की लेबोरेटरी है, उसने डेवलप किया। और इसकी मैक्सिमम रेंज 40 किलोमीटर है। अगर एक्सटेंडेड वर्जन देखें तो उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, 75 किलोमीटर है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और ये हम कहाँ देंगे, आर्मेनिया को देंगे। आर्मेनिया कहाँ कहाँ लगता है, तुर्की से लगता है, जॉर्जिया को लगता है, रसिया को लगता है और ईरान से लगता है। लेकिन एक कैस्पियन सी की इसकी सीमा नहीं लगती, कैस्पियन सी से किसकी लगती है, अजरबैजान की लगती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम आर्मेनिया को क्यों दे रहे हैं, क्योंकि तुर्की अधिकांश हमारे विरोध में बोलता है, कश्मीर के मुद्दे पे हो और भी अन्य मुद्दे हो, और तुर्की और आर्मेनिया की बनती नहीं है। तो हमने क्या किया, आर्मेनिया कार्ड खेल दिया। हम आर्मेनिया को चीजें देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, और इससे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा डिफेंस सेक्टर में। ठीक है। अरावली रेंज चर्चा में है। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि जंगल सफारी हम निर्माण करेंगे, जो अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ी सफारी होगी। इसका एरिया 10,000 एकड़ होगा। ये आप देख पा रहे होंगे, ये रेंज है। इसको लाइन ऑफ पीक भी बोलते हैं। ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में देखने को मिलती है, और मध्य प्रदेश में भी इसका कुछ पार्ट है, यहाँ पे शो नहीं किया गया है। ये फोल्ड माउंटेन हमको देखने को मिलते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और सबसे पुरानी रेंजेस हमको देखने को मिलती हैं। और इसकी सबसे ऊंची जो शिखर चोटी है उसको गुरु शिखर बोलते हैं।
अरावली रेंज में जो मिनरल पाए जाते हैं, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, रॉक फॉस्फेट, लेड, जिंक, सिल्वर, ये सारी चीजें हमारे लिए पाई जाती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और राज्यों की सीमा को कहाँ कहाँ मिलती है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। सांची स्तूपा चर्चा में है, 3rd सेंचुरी में अशोका एम्पायर में बनाया गया। जैसा कि और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हर्मिका बोलते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण जो मतलब कि बुद्ध के अवशेष इसमें रखे जाते हैं, इसलिए सबसे पवित्र स्थान होता है। ये छत्र होते हैं, ये श्रद्धा सम्मान से संबंधित निरूपित करते हैं। और ये होता है एक अंड होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। और ये ऊपर वाली, यहां से लोग ऊपर वाली परिक्रमा करते हैं, और ये वेदिका होती है, नीचे वाली परिक्रमा स्थान है, इसको तोरण द्वार बोलते हैं, ये वाला पार्ट। सांची में जो बना है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें तीन एक तो आप मेन है, इसके बाद यहाँ पे दो छोटे छोटे भी हैं। उसमें दो इनके बुद्ध के दो शिष्य थे, उनके भी अवशेष रखे गए हैं। और इसको आप जैसा कि देख पा रहे होंगे तो इस बात को हमने पढ़ा। अब इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। इसकी कुछ बेसिक फीचर है वो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इन बात को आप एक बार पॉज करके इसको देख लेना, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। मतलब कि ट्राइब से संबंधित जो आर्टिकल हैं इसमें होंगे, ये हम जैसे, और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी होगी इसमें रहेंगे, तो इस बात को आप ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना है, इसके अलावा हमको कुछ ध्यान नहीं रखना है। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब कहाँ किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो उड़ीसा ने, ठीक है। सीबीआई ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गरुणा, जो इलीगल ड्रग तस्करी होती है उसको कर्ब करने के लिए, ठीक है, सीबीआई ने चला है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यूक्रेन का कुछ रीजन है, जैसे लोहांस, डोनेट्स्क, जैपोरोजिया और केरसन, जैसे आप देख पा रहे होंगे, लोहांस, डोनेट्स्क, ठीक है, ये वाला डोनेट्स्क, जैपोरोजिया, केरसन, यहाँ पे रूस ने इसमें अपना कंट्रोल कर लिया है। और ये आप लोग याद रखना, क्योंकि चर्चा में रहा है, तो यूपीएससी यहाँ से जो प्रश्न है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ सकती है, या फिर नॉर्थ टू साउथ में आप इसकी लोकेशन ध्यान रखना। सबसे ऊपर लोहांसक है, फिर दोस्तक है, ये दोस्तक है, फिर जयपुरजिया है, फिर केरसन, सबसे नीचे क्रीमिया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, जिसमें भारत की 40वीं रैंक आई है, हमने इंप्लीमेंट किया है, इसको विप्रो द्वारा जारी किया जाता है। स्विट्जरलैंड, यूएस, स्वीडन, यूके, नीदरलैंड वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया, डोमेस्टिक लॉन्सिक, जयप्रो, जिया और केरोसिन, रशिया सरकार ने यहाँ पे कब्जा पूर्ण कर लिया है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इस बार इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आप एक बार देख लेना, इसको हम ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। अब इसमें जो ब्लैक सी है इसकी मैपिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा, कमेंट करके बताना ये वाला सी कौन सा है, और ये वाला सी आपको पता ही है। दो आंसर आपको देने हैं, ब्लैक सी से कौन कौन से देश लगते हैं और इस सी का नाम क्या है, ये कमेंट करके आप बताइएगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।